नवाज शरीफ नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे हैं। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुअज़्ज़िज़ अरकान CWC, अस्सलामु अलैकुम। बहुत खुशी हो रही है आपको सामने देखकर। बड़े अरसे के बाद मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ और क्या क्या वक्त नहीं देखे इन 2.5 सालों में, क्या क्या मरले नहीं आए। तो उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आज फिर मुझे आपसे मिलाया है और मैं आपको अपनी आंखों से सामने बैठा हुआ देख रहा हूं। इस लिहाज से तो मैं बहुत खुश हूं, लेकिन कहते हैं ना कि और भी गम हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो जब चारों तरफ मुल्क के ऊपर नजर डालता हूं तो दिल बड़ा गमगीन होता है, दुख और तकलीफें महसूस करता हूं। हम क्या थे, कहां जा रहे थे और आज कहां हैं और किधर जा रहे हैं। एक जमीन आसमान का फर्क देखता हूं मैं। मुझे समझ नहीं आती कि आनन फानन ऐसा क्यों कर हो गया। कितने खुशहाल थे लोग 2018 तक। हमारी हुकूमत 2013 से लेके 2018 तक रही है और मैं आपकी दुआओं से, अल्लाह ताला के फजलो करम से और आपकी सपोर्ट से मैं 2013 से लेके 2017 तक मैं वज़ीर आज़म रहा और भरपूर तरीके से मैंने और मेरी टीम ने, जो यहां पर बैठी हुई है और जो यहां पर इस वक्त मौजूद नहीं है, मसलन शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त जेल में है, नाकर्दा गुनाहों की सजा में जेल में है, यानी मेहनत करके, खिदमत करके पाकिस्तान का नक्शा बदल रहे थे। भाई ये सब चीजें जो है ये तारीख की बात है। कोई मैं ज़बानी जमा खर्च नहीं कर रहा, ये लफाजी नहीं है। आपने खुद मुशाहिदा किया है हमारे कामों का और हमारी हुकूमत का, हमारे अल्लाह के फजलो करम से जो हमने कारनामे किए हैं मुल्क में। हमने तो हर सेक्टर में किए हैं। ये अल्लाह का खास करम है और मुझे भी कई दफा समझ नहीं आती कि अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 सालों में भाई, 3-4 सालों में इतने मंसूबे अल्लाह ने हमसे लगवा दिए कि बिजली भी आ गई, दहशतगर्दी भी खत्म हो गई, इकोनॉमी भी आसमान की तरफ जाना शुरू हो गई, गुर्बत का खात्मा हो रहा था, सुई गैस भी आ गई, यानी गैस भी आ गई और रोजगार भी लोगों को मिलना शुरू हो गया। पाकिस्तान G20 में शामिल होने का मंसूबा बना रहा था। G20 आपको मालूम है ना, दुनिया के 20 सबसे ताकतवर मुल्कों में पाकिस्तान ने शामिल होना था। एशियन टाइगर तो हम बन ही चुके थे और उस तरफ बढ़ रहे थे। पूरे एशिया में अल्लाह के फजलो करम से, साउथ एशिया में, मैं साउथ एशिया की बात कर रहा हूं कि साउथ एशिया में हम एक यानी कि टाइगर की हैसियत अख्तियार कर ली थी और फिर
उस तरफ हम बढ़ रहे थे और दुनिया एक्नॉलेज कर रही थी, दुनिया भर पाकिस्तान की तरक्की की तारीफ कर रही थी। मैं ये अपने मुंह से अल्फाज नहीं कह रहा, आप लोग विटनेस हैं, पूरी कौम विटनेस है। और फिर दिनों में, हफ्तों में, सालों में नहीं, जैसे ये पीआरटी पेशावर का मंसूबा जो पिछले 6 साल से अभी तक परवान नहीं चढ़ सका, और आज भी कहीं आग लग जाती है, बसें जल जाती हैं, छतें टूट जाती हैं, बिल्डिंग टूट जाती है, लिफ्टों को नुकसान हो जाता है। और कितना पैसा खर्चा है हमारे 3 मंसूबों पर, जो बीआरटी के मंसूबे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान, सबको मिला लें, इन तीनों से ज्यादा पेशावर पर खर्चा है। मेरा ये अंदाजा है, शायद को 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है तो हो जाए। इन तीनों मंसूबों से मेरे ख्याल में ज्यादा रकम सिर्फ पेशावर के मंसूबे पे लगी है, और आज तक वो चल भी सका। हमने अपने मंसूबे एक साल में, 1.5 साल में शुरू भी कर दिए, चला दिए। बिजली के कारखाने हमने 1.5 साल में मुकम्मल किए। ये स्पीड कभी पाकिस्तान की तरक्की की आपने देखी है पहले? कभी नहीं देखी होगी। मेरा दावा है कभी ये स्पीड आपने नहीं देखी होगी कि इतने बड़े बड़े बिजली के कारखाने अल्लाह के फजलो करम से 1.5 साल में, 2 साल में मुकम्मल हो रहे हैं। भाई ये जिन है जो बना रहे हैं, हम लोग बना रहे थे अल्लाह के फजलो करम से। कौम की दुआएं हमारे साथ थी, और हर सेक्टर में अल्लाह के फजलो करम से इसी तरह से काम हो रहा था। जाके देखें मंसूबे, जो गैस के मंसूबे जो बन रहे थे हमारे, और जो गैस यानी कराची पोर्ट के ऊपर जो है वो जो हमने वो लगाए वहां पे उनके मंसूबे, वो अपनी मिसाल आप रखते हैं। पाकिस्तान में गैस भी आ गई, बिजली भी आ गई, दहशतगर्दी भी खत्म हो गई, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चल पड़ी। 5.8% ग्रोथ रेट था हमारा, 5.8%। और आज कितना है जरा आप बताएं, कितना है? आज माइनस है, माइनस सुना है 1.4 पे होने वाला है। अभी तो ये -0.4 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये -1.4 पे जाएगा। ये जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। हमारे जमाने में, वो पहले वाला लगा जो लोगों को मैं देख रहा था, हमारे जमाने में रुपया 100 रुपए, $1 100 रुपए के लगभग था। वो तो हमारे आने से पहले डॉलर जरा बढ़ गया था। अगर हम बर वक्त आ जाते, शायद ये 100 रुपए पे ना पहुंचता, हम और उसको कम कर देते। हमने किया भी था उसको कम। यहाँ पे डार साहब भी बैठे हुए हैं, ये इस वक्त इजलास अटेंड कर रहे हैं। पूछे इनसे, रोज हमारी रुपए पे बात होती थी कि रुपया नहीं गिरना चाहिए। हमारी बहुत सारी मजबूरियां भी थी, मुश्किलात भी थी, लेकिन हमने रुपए को काबू में रखा। 4 साल काबू में रखा। रुपए से मुझे याद आता है कि जब मैंने कहा कि 4 साल काबू में रखा, हमने अजनास की, जरी अजनास की, रोजमर्रा की अशिया की कीमतों को भी 5 साल हमने कंट्रोल में रखा, बढ़ने नहीं दिया। जब हम आए थे 50 रुपए चीनी का रेट था फी किलो, हम 50 पे ही छोड़ के गए। पूछें इस सिलेक्टेड वजीर आजम को, इसने पिछले 2 सालों में 50 से 100 रुपया चीनी क्यों कर दी? कोई पूछो, आप नहीं बता सकते इस सवाल का जवाब, तो गरीबों से पूछो जिनके चूल्हे बंद हो गए। उन गरीबों से पूछो जो आज आटा नहीं खरीद सकते, जिनके घर के अंदर फाका कशी हो रही है, जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते,
कि या वो रोटी खाएंगे या वो फिर स्कूल जाएंगे, या वो रोटी खाएंगे या बिजली का बिल देंगे जो बम्पर बन के उनके सरों पर गिरता है, या वो सुई गैस का बिल देंगे। वो रोटी खाएंगे या अपने इलाज मुआवजे के लिए वो दवाइयां खरीदेंगे जो आज उनकी पहुंच से बाहर हो गई है। ये किसी ने इसका अंदाजा लगाया है? कभी सोचा है आपने कि उनकी जिंदगी कितनी अजेरन हो चुकी है और वो किस तरह से दिन रात गुजारते हैं इस मुल्क के अंदर जो हमने खुदा के नाम पे हमने हासिल किया था। ये रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना ऐसी होती है? इतने इतने बड़े बड़े दावे भाई, डर लगता है इंसान को जब वो इतनी बड़े बड़े टॉल क्लेम्स करता है कि हम रियासत मदीना बना देंगे। और हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल लोग सुकून से सो नहीं सकते। जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर का हाल है आज आपने फिर देख लिया होगा, सुन लिया होगा कि आज एक पाकिस्तान की बेटी के साथ मुल्तान में क्या सलूक किया गया है। चंद दिन पहले ये मोटरवे पे क्या सलूक किया गया था, और फिर ये मुजरिम दंदनाते फिरते हैं। मजाल थी इन मुजरिमों की कि हमारे जमाने में कुछ सर भी उठा जाए। मजाल थी इन क्रिमिनल्स की कि ये कोई दंदनाते फिरे। अल्लाह के फजलो करम से हमने हर चीज को कंट्रोल रख किया था, अवाम की दिलो जान के साथ खिदमत कर रहे थे। और मैंने आपको बताया है, यह बंद करें इसको, और मैंने आपको बताया है कि अल्लाह के फजलो करम से हमने इतने बड़े बड़े मसले हल किए। भाई ये सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, इक्तिसादी फील्ड में नहीं। आप जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने दिफाई सेक्टर में भी, दिफाई फ्रंट पर भी हमने अल्लाह के फजल और करम से पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। तो है जो इस बात से इनकार कर सकता हूं। आजकल तो आपको यहाँ पर 4 मुल्क नहीं मिलते जो आपको सपोर्ट करें अपने मसाइल के ऊपर। मैं नाम नहीं लेना चाहता, दुख होता है, तकलीफ होती है। एक रेजोल्यूशन को पास नहीं आप करवा सकते, और आप 51 मुल्कों में आपको कोई ऐसे इतने मुल्क भी नहीं मिलते कि आप उसको टेबल कर सकें। क्या बातें करते हैं आप? बेड़ा गर्क कर दिया आपने पाकिस्तान का, बेड़ा गर्क कर दिया आपने कश्मीर का आपने। और सिर्फ मैं कश्मीर का सफीर, मैं कश्मीर का एम्बेसडर। कहां गई तुम्हारी सफारत? कहां गई तुम्हारी एम्बेसडरी? कौन से दावे तुम करते थे? आपने तो मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया हर सेक्टर में, हर फील्ड में। आज मुझसे पूछो, मैं भी तंग हूं। ये जो सामने बैठे हुए हैं ये सब तंग हैं। गरीबों की झोंपड़ियों में जाओ, उनकी झुग्गियों में जाओ, वो भी तंग हैं। वो भी पता नहीं कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। पूछो जाके उनके क्या जज्बात हैं। उनके बच्चों से पूछो जाके, क्या उनको तन ढांपने के लिए कपड़े मिलते हैं? तन ढांपने के लिए क्या कपड़े मुयसर हैं? पूछो जरा उनसे। ईद आती है, ईद पे बच्चे रोते हैं कि अब्बू हमें नया जूता ले दे। नए जूते के लिए पैसे नहीं है लेके देने के लिए बच्चों को, नए कपड़े लेके देने के लिए पैसे नहीं है बच्चों को। ईद पे भी उनको यही फिक्र होती है कि हम खाना कहां से खाएंगे। ईद वाले दिन भी ये फिक्र उनको नहीं छोड़ता। और आप कहते हैं हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। कहां है वो 1 करोड़ नौकरियां? कहां वो बुलंदबाम दावे? आप 1 करोड़ नौकरियां छोड़ो, 1.5 करोड़ बंदा आज बेरोजगार हो चुका है परवाह आपको उनकी? क्या सोचते हैं आप? कहां हैं आप? और आपको लाने वाले कहां हैं? किधर है वो? जवाब दें, इस कौम को लाने वाले भी जवाब दें भाई। मैंने तो चंद दिन पहले कहा था, मैंने कहा भाई इस इमरान खान से हमारा मुकाबला नहीं है, इसको हम कोई अहमियत नहीं देते। ये तो एक सिलेक्टेड वजीर आजम है,
ला के बिठा दिया आपने, इस मुल्क में मुसल्लत कर दिया आपने, हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया है। ये सौगात जो लेकर आए हैं वो बताएं हमें, ये सौगात किस खुशी में आपने इस कौम पे मुसल्लत की है, वो बताएं हमें कि उन्होंने ये सब काम क्यों किया है, क्यों इलेक्शन चोरी किया, क्यों पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया। ये बातें एक न एक दिन मंजर पे आनी थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपना जो है वो इस मामले में मैं अपने जो है वो जज्बात को उन पे कंट्रोल मेरा जो है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर मैं अब खामोश नहीं रह सकता, मैं चुप नहीं रह सकता, और मुझे कोई चुप कराने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि मैं चुप नहीं होऊंगा। दबाव दे रहा हूँ और मैं नहीं हूँ। ये सबसे पहले नारा लगा रहे हैं आप, नारा आप लगाए बिल्कुल बड़े शौक से, लेकिन जरा नारा लगाने से पहले क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, और जवाब मुझे देना पूरे खुलूस के साथ और दयानतदारी के साथ। मुझे ऐसा नहीं जवाब चाहिए जो सिर्फ जुबान से आए और दिल उसका साथ ना दे। अगर दिल साथ देता है तो फिर मुझे जवाब दो, दिल साथ नहीं देता तो चुप रहो, जवाब भी देने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं मांगता आपसे जवाब। पाकिस्तानी कौम उसका जवाब जानती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप अपने दिमाग से पूछें, दिल से पूछें, पहले दिल से पूछें बाद में दिमाग से पूछ लेना। क्या आपको, मुझे और हम सबको तारीख के दुरुस्त सिमत पर खड़े होते हुए नजर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मुझे जरा बिल्कुल दिल से पूछ के हाथ खड़ा करके बताओ, हमें तारीख के दुरुस्त सिमत में खड़े होता हुआ नजर आना चाहिए या नहीं? जो समझते आना चाहिए हाथ खड़ा करो। बस खड़े होने की जरूरत नहीं है, हाथ खड़ा कर दिया काफी है। आपका बहुत शुक्रिया। तो भाई मैं, अगर आप दिल से समझते हैं तो फिर जो मैं बातें कर रहा हूं, जो मैं अलम बुलंद कर रहा हूं, मेरा साथ दोगे? इस सवाल का जवाब भी दिल से पूछ के बताओ, मेरा साथ दोगे? अगर आप दिल से साथ दोगे तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं, इंशाल्लाह आई विल नेवर लेट यू डाउन। मैं कभी आपके साथ नहीं छोड़ूंगा, और आप इंशाल्लाह मुझे स्टेडफास्ट पाएंगे इंशाल्लाह। आप मुझे अपनी नजरिए पे हमेशा मुझे कायम और दायम पाएंगे इंशाल्लाह। मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। आज मैं अगर मैदान में निकला हूं अपने मुल्क को बचाने के लिए, तो मैं बिल्कुल अपनी और ये मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी को ये किरदार आज अदा करना होगा, हर पाकिस्तानी को। सबसे पहले तो आपको, क्योंकि आप पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप पाकिस्तान के कौमी असेंबली के मेंबर हैं, आपके पास उनकी वोटों की, उनके कॉन्फिडेंस की, उनकी अमानत की आपके पास है उनकी अमानत। और सबसे पहले तो यह फिर आप कौम से भी वादा ले सकते हैं। आपसे पहले मुझे वादा करना था
मैंने कर दिया आपसे वादा, और आज आप वादा करेंगे, कल को कौम इंशाल्लाह हमारे साथ वादा करेगी। फिर देखना किस तरह से कौम आपसे कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेगी। मेरा पूरा यकीन है कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की ताईद भी हमारे साथ होगी। तो आपने इस मामले में बड़ा क्लियर हेडेडली मेरे साथ चलना है, मैंने आपके साथ चलना है, और यकीन करें कि पाकिस्तान के अवाम आज आपकी तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम आज आपके साथ चलना चाहते हैं, वो अपने इस तमाम मुसीबतों से नजात चाहते हैं, और वो देख रहे हैं कि आप इतना लेट हो गए हैं उनका साथ देने में। अब आपको मजीद ताखीर जो है उसके आप मुतहम्मल नहीं हो सकते। आपको बगैर ताखीर के अपना काम और अपना फर्ज अदा करना होगा। आज मैंने बताया कि किस तरह से लोग बेचारे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुझे कोई साहब, मैं आज रिपीट कर देता हूं, मुझे एक साहब मिले यहां लंदन में, पाकिस्तान से आए हुए थे। उनकी वो कोई अमीर आदमी नहीं थे, लेकिन वो कह रहे थे कि जी मैं जानता हूं, ऐसे मुलाजमीन को जानता हूं, सरकारी मुलाजमीन है, दयानतदार हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, स्कूल भिजवाते हैं, बिजली का बिल देते हैं, आंसुओं से जब बिजली का बिल आता है तो उनके आंसू निकलते हैं, और उसके बाद वो समझ नहीं आती कि किधर जाएं और रोते हैं। उसके बाद बिजली का बिल जब दे देते हैं तो बच्चों की स्कूल की फीस का सोचते हैं कि ये कहां से देंगे। फीस दे दें, बच्चों को पढ़वाएं, या फिर रोटी खाएं। वो कहते हैं दोनों में से उनको समझ नहीं आती कि हम किस चीज का इंतखाब करें। हमारे जमाने में तो ये हाल नहीं था, आज ये हालात पैदा हो चुके हैं। ये तो मैं वो कहने लगे कि उसके बाद फिर अगर वो रोटी खाते हैं तो उनके पास सालन के पैसे नहीं होते, वो पानी से रोटी गीली करके भी कई दफा उनको खानी पड़ती है, पानी से। ये तो उन लोगों का वो हाल बता रहे थे जिनके पास छोटा मोटा रोजगार है, जो बेचारे अभी भी तनख्वाह लेते हैं, घर का किराया भी देना पड़ता है, और फिर बच्चों के लिए दूध का इंतजाम भी करना पड़ता है। तो रोटी पानी के साथ खाते हैं, पानी के साथ कई दिन, सालन मुयसर नहीं है, गोश्त तो दूर की बात है, मुर्गी तो दूर की बात है, पुलाव तो शायद पता नहीं साल में एक मरतबा भी खाना नसीब होता है कि नहीं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, और मुझे समझ में आती है। आज 30,000 रुपया जरा सामने रखें, इन सब की जरूरियात को सामने रखें टेबल पे, 30,000 रुपये इस तरफ रख दें, ये सब मसाइल इस तरफ रख दें, एक एक को बताएं कि इतना इतना पैसा इन तमाम चीजों को दरकार है, और उसके बाद देख लें कि जब आधी चीजों में पहुंचेंगे 30,000 रुपया खत्म हो चुका होगा, और बाकी आधी चीजों के लिए क्या करेंगे? भीख मांगेंगे किसी से जाकर, उधार मांगेंगे किसी से जाकर, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो डाका नहीं डालना चाहते, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो चोरी नहीं करना चाहते, ऐसे बहुत खुददार लोग हैं जो भीख नहीं मांगना चाहते। फिर क्या करेंगे? अगर उधार देंगे उनका ज़मीर गवारा नहीं करता, उनकी खुददारी गवारा नहीं करती, लेकिन अगर लेते हैं तो फिर अदा कैसे करेंगे? अगले महीने और कर्ज चढ़ेगा, उससे अगले महीने और कर्ज चढ़ेगा, उसके बाद किसी का मकान बिकेगा, कोई बीमार हो जाता है, किसी को खुदा ना खास्ता कैंसर होता है, किसी को खुदा ना खास्ता गुर्दों की बीमारी होती है। क्या करेगा? अपना मकान बेचेगा या अपना असासे बेचेगा, और वो अपने जरूरियात को आंसुओं के साथ पूरा करने की कोशिश करेगा मुल्क के। और हम यहां पर इलेक्शनों को चोरी करते हैं, जाली मैंडेट लोगों को दिलवाते हैं,
आपको हरवाते हैं। आप जीते हुए थे, आप जीते हुए थे, बहुत सारी सीटों से आप जीते हुए थे, आप जीते हुए थे, आपको हरवाया गया, हरवाया गया, आपको शिकस्त दिलवाई गई। आरटीएस को बंद करके आपकी सीटें खत्म की गई और उनकी सीटें आपने उनको दिलवाई जो नहीं थी उनकी, जो हमारी थी। मुझे बताएं, कई हलकों में इस कदर वोट मुस्तरद हुए कि माजी की तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये बात मैं सच कहता हूं या नहीं कहता? और डबल डबल मोहरें लगी हुई थी। वो क्या था? सब कुछ आपके पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशनों से बाहर निकाला गया या नहीं निकाला गया? और फिर पोलिंग निकालकर उसके बाद फिर उनको खाली करवाकर उसके बाद डब्बे भर के आरटीएस को बंद करके कई घंटे वो सारा धांधली का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद आप अपना जो है वो इसको असेंबली में लाते हैं। कुछ वोट फाटा के आप तोड़ते हैं, कुछ एमक्यूएम को साथ मिलाते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट साथ मोरे आप शामिल करवाते हैं। ये ट्रैक्टर वाले कौन लोग थे? कौन थे ट्रैक्टर वाले? जरा बताएं। ये ट्रैक्टर वाले वही लोग थे जिनकी मैं बात कर रहा हूं। और जो लाने वाले हैं उनका, ये उनका निशान था। और उनको आप लाते हैं और फिर सिर्फ 4 वोटों से इस सिलेक्टेड को आप वजीर आजम बनाते हैं। 4 वोटों से, फिर भी 4 वोटों से। तो ये हम इतनी आसानी के साथ ये तमाशा देखते रहें और कुछ बोले ना? हम गूंगे तो नहीं है, बहरे तो नहीं है, अंधे तो नहीं है। या तो हम अंधे हैं तो फिर ठीक है, या हम बहरे हैं तो फिर ठीक है, या गूंगे हैं तो फिर ठीक है। लेकिन अगर नहीं है और हमारा ज़मीर भी जाग रहा है और हमारा अल्लाह के फजल करम से जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, खुददारी भी हमारी मौजूद है, तो फिर इन चीजों को देखना, इन चीजों को होते हुए देखना अपनी आंखों से और कानों से सुनना, तो फिर उसके बाद हम खामोश रहें। मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तानियत है। ये पाकिस्तानियत हरगिज़ नहीं है, नहीं है बिल्कुल। और देखें, मैं 3 दफा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा हूं। आज लंदन से बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूं, लंदन से बैठ के बात कर रहा हूं। 3 दफा मुल्क का वज़ीर आज़म लंदन से बैठ के बात करता है। और कल आपने देखा कि वहां कोर्ट ने मेरे खिलाफ क्या इरशादात फरमाए हैं, क्या कमेंट्स दिए हैं। अब किस तरह से बंदा जो है वो ये मैं एक कहे कि जनाब हमें इंसाफ मिलेगा? क्या इंसाफ मिलेगा? और पहले क्या इंसाफ मिला है? मोहम्मद बशीर की अदालत से वो कर्नल क्या कर रहा था बात वहां पे? वो कर्नल साहब जो वहां पे मोहम्मद बशीर की अदालत में गए, उन्होंने क्या जाके वहां पे बात की? मोहम्मद बशीर, उनका क्या काम था वहां जाने का? मलिक साहब, आप बताएं, उनको फारिग कर दिया, वो तो चले गए घर। फैसला अभी तक मौजूद है, फैसला मुअत्तल नहीं हुआ, फैसला डिसमिस, वो डिसमिस हो गए, फैसला डिसमिस नहीं हुआ। ये है इंसाफ। और इस इंसाफ की आपने परसों जो है ना एक और झलक देखी है, जब शहबाज शरीफ साहब को पकड़ के सीधा जेल में ले गए। अभी तक उनको सुनना भी गवारा नहीं किया कि वो क्या कहते हैं अपने डिफेंस में, अपने दिफा में, अपने हक में वो क्या बात करते हैं, वो भी सुनना गवारा नहीं किया। और दूसरी तरफ भी आपको मालूम है ना, जनरल बाजवा जो आसिम बाजवा करोड़ों के एसेट्स और असासे अमेरिका में बनाए पिछले 15-20 सालों में जी, अरबों के असासे बनाए हैं वहां पे अमेरिका में।
और बच्चे जनाब कहते हैं वो उनकी अलग दास्तान है। और उसके बाद जब सारी बात खुल के आती है तो पता नहीं वो भी बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, इस्तीफा देने जाते हैं। इमरान साहब कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, आप तो बहुत ईमानदार हैं, आपने कहाँ कोई गड़बड़ की होगी, हम सब आपके विटनेस है भाई, हम सब आपके गवाह हैं, आपने तो कोई गड़बड़ नहीं की, ये लें वापस लें, अपना इस्तीफा ले जाएं। ये म्यार है यहाँ पर ईमानदारी का और बेईमानी का पाकिस्तान के अंदर। ये सब लोग जो है, ये जो जद्दी पुश्ती जो यहाँ पे जो अपने लोग जिनके पास अल्लाह ताला ने अच्छे वज़राए दे रखे हैं, वो सब के सब बेईमान है, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है ना वो पार्लियामेंट से है, वो सियासी पार्टी से है। और ये लोग ये जो अपना जिन्होंने असासे अरबों के वहां पहाड़ बनाए हैं, ये बनाने के बावजूद ईमानदार है। यार ये म्यार तो नहीं चलेगा यहाँ पर। और फिर आप ये तवक्को करें कि ये म्यार ये हो और फिर नवाज शरीफ खामोश रहे। नवाज शरीफ उस मिट्टी का नहीं बना हुआ कि जो ऐसी तो इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर खामोश रहे। मैं नहीं रहूंगा खामोश, और कोई मुझे खामोश कराने की कोशिश भी ना करे, कोई ना करे। और मैं आपसे यानी इतने बेशुमार लोग मुल्क से बाहर अपनी नौकरियां खो चुके हैं, पाकिस्तान में नौकरियां खो चुके हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। और जैसे मैंने अभी कहा कि क्या किसी ने उनकी जाके मिजाज पुरसी की है, किसी ने उनकी खबर दी है, पूछा है कि आप किस हाल में हैं, आप जिंदा भी हैं या नहीं। तो भाई उन्होंने ये सब, मैंने आपको भी रोजगार की बातें बताई, पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात की बातें बताई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इन सब मुश्किलात की जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान पर तो आयद होती है। लेकिन भाई मैं बार बार कहता हूं, आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं बहुत सारे, और आप इस बात पे आ जाए अब आप भी, कि इसके असल जिम्मेदार जो है वो लोग हैं जो इमरान खान उनको लाए। आज इस सब चीजों का हिसाब उनको देना होगा। अगर कोई गरीब भूख से मरता है, लाने वाले बताएं ये कैसे हुआ। अगर किसी की इज्जत लुटती है किसी अपना मोटरवे के नीचे या मुल्तान में, ये बताएं हमें लाने वाले। इसका अगर आप जिम्मेदार नहीं तो कौन जिम्मेदार है? एक स्टूज है आपका जो आपने वज़ीर आज़म बनाकर यहाँ पे बैठाया हुआ है, तो आप हैं लाने वाले। असल लोग जिन्होंने इलेक्शन जीता तो उनको हरवाने वाले आप हैं। आप इसका जवाब दें, आप बताएं लोगों को रोटी नहीं मिलती, आटा महंगा हो गया है, आप जिम्मेदार हैं। चीनी महंगी होगी, आप जिम्मेदार हैं। बिजली के बिल बम बन के सरों पे गिरते हैं, आप जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल के आप जिम्मेदार हैं। मैशियत तबाह बर्बाद हो गई, आप जिम्मेदार हैं। रुपया गिर रहा है, आप जिम्मेदार हैं। हम 100 रुपया डॉलर छोड़ के गए थे, आज 170 का डॉलर हो गया है, आप जिम्मेदार हैं। साउथ एशिया में सबसे पसमानदा मुल्क इस वक्त पाकिस्तान है। हम सब ऐसे पूछ लेते हैं इमरान खान जिम्मेदार है, कई डरते हैं, नहीं बात करते, या डरते थे नहीं करते थे बात। अब नहीं भाई, अब नहीं, अब आप जिम्मेदार हैं। ये डॉलर जो इतना महंगा हो गया है, रुपया मिट्टी में मिल गया है, आप जिम्मेदार हैं। आपका ये बंदा जिसको आप लेके आए हैं, जो सौगात आपने हमें दी है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात यह कि उन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया, इलेक्शनों में धांधली की, और मुस्लिम लीग जैसे कि मैंने पहले का इलेक्शन जीत चुकी थी, आरटीएस के जरिए से हरवाया गया, और फिर उसको अपना
लाके बैठा दिया, जो सरे तस्लीम खम करता है हर बात पे, कुर्सी पे बैठा दिया है। और इसलिए तो आज ये मुल्क का हाल हुआ है। यही वजह है आज पाकिस्तान की रुसवाई की, यही वजह आज पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की और मईशत की तबाही की। इसलिए तो रोज बरोज गुर्बत बढ़ रही है, इसलिए तो रोज बरोज बर्बादी बढ़ रही है, और इसलिए तो हम अक़वाम आलम में रोज बरोज रुसवा हो रहे हैं और पहले से ज्यादा रुसवा हो रहे हैं। आज कोई हमारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, कोई मुल्क भी नहीं। मैं पहले बता चुका हूं कि रेजोल्यूशन पास कराने के लिए भी हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। और फिर उसके बाद आप एक नया ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं OIC को छोड़कर। किस तरफ आप मुल्क को लेके जा रहे हैं? ये कौन इसको मुल्क को आगे कल को ठीक करेगा? कौन है जो दोबारा इस मुल्क को ट्रैक पे लाएगा? भाई ये तो सिलसिला इलेक्शन से पहले शुरू हो चुका था, ये तो इलेक्शनों के बाद की बातें मैं कर रहा हूं ना, लेकिन सिलसिला इलेक्शन से पहले शुरू हो गया था, जब आपने नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से फारग करवा दिया, सिर्फ बेटे से तनख्वाह ना लेने पर। बेटे से, किसी और से नहीं, बेटे से तनख्वाह नहीं ली, नवाज शरीफ साहब डिसमिस्ड। और फिर वजारत उज़्मा से निकालने के बाद आपने उसके खिलाफ रेफरेंस बनवाए, उसको सजाएं दिलवाई इन्हीं अदालतों से जिनका मैंने आपके सामने अभी जिक्र किया है। कहीं से वो कर्नल निकलता है और कहीं से जो है वो एक जनरल निकलता है कि अगर आपने नवाज शरीफ को जो है वो बाहर निकाला या आपने अपना मरियम नवाज को बेल दी, हमारी 2 साल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी नून लीग की इसका इजलास इस वक्त जारी है और पार्टी कायद नवाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। कारकुनान की एक तरफ आप देख सकते हैं तादाद जो कि बैठ के सुन रही है नवाज शरीफ का खिताब, दूसरी जानिब वीडियो लिंक पर ही मौजूद हैं इसहाक डार और अमीर मकाम भी वीडियो लिंक पर ही ज्वाइन कर रहे हैं। नवाज शरीफ हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उन्होंने अपने दौरे हुकूमत का और उसके बाद लंदन जाने का हवाला देते हुए कहा कि हमने 2.5 सालों में क्या क्या वक्त नहीं देखा, अल्लाह का शुक्र है कि इस अरसे के बाद आपसे मुलाकात का मौका मिल रहा है। ये उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून के वहाँ पे कारकुनान बैठे हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा। साथ ही कहा कि चारों तरफ मुल्क में नज़र डालता हूँ तो तकलीफ़ महसूस करता हूँ। कितने खुशहाल थे ये लोग 2018 तक। शहबाज शरीफ नाकर्दा गुनाहों की सज़ा में जेल में हैं। उन्होंने कहा कि ये लफाजी नहीं है, हमने हर सेक्टर में कारनामे किए। 3-4 सालों में अल्लाह ने इतने मंसूबे हमें दिए और हमने इनको मुकम्मल करवा दिया। पाकिस्तान G20 में शामिल होने का मंसूबा बना रहा था, जनूबी एशिया में हम टाइगर्स बन गए थे। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में हम टाइगर बन गए थे और दुनिया पाकिस्तान की तरक्की की तारीफ़ कर रहा था। पूरी कौम इस बात की गवाह है। BRT मंसूबे से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि ये मंसूबा इतनी ज़्यादा लागत में तैयार हुआ लेकिन फिर भी जो लाहौर और पंजाब में मेट्रो बस मंसूबे हैं उसका मुकाबला नहीं कर सका। नवाज शरीफ जो कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कारकुनान से कि मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। कहा कि हम अपने मंसूबे 1-1, 1.5 साल में मुकम्मल कर लेते थे। कौम की दुआएं हमारे साथ थीं। पाकिस्तान में गैस भी आ गई, बिजली भी आ गई, दहशतगर्दी भी ख़त्म हो गई। आज पाकिस्तान की मईशत मनफी जा रही है। हमारे दौर में डॉलर 100 रुपये के करीब था। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म से जो है इस डॉलर की कीमत संभाली ना गई और इतना ऊपर चला गया। और चीनी की कीमत, आटे की कीमत, जिस चीज़ की कीमत देखें वो आज बढ़ गई है। अवाम आज मुश्किल में है, अवाम बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा। साथ ही साथ कहा कि रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना ऐसी होती है क्या? अमन व अमान की जो सूरत हाल है, कोई पाकिस्तानी सुकून से सो नहीं सकता। हमारे दौर में किसी मुजरिम में ये हिम्मत नहीं थी कि वो सर उठा सके और उसके बाद उन्होंने हवाले दिए जो मोटरवे ज़्यादती केस हुआ और ननकाना साहब वाला जो गुज़श्ता रोज़ ज़्यादती केस हुआ उसका। साथ ही साथ कहा कहाँ गई आपकी सिफारत, तुमने कश्मीर को तबाह कर दिया। ये हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए नवाज शरीफ ने कहा। साथ ही साथ कहा कि गरीबों को जाकर पूछो कि क्या उन्हें तन धन छुपाने के लिए पैसे हैं।
उन्होंने कहा कि गरीबों के आज तो बहुत ही बुरे हालात हो गए हैं, उनके पास खाने को रोटी नहीं है, रोटी पानी में डबो डबो कर खाते हैं, उनके पास तन ढांपने के लिए पैसे नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं। आप कहते हैं 1 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ हैं वो नौकरियां? आपको जो नौकरियां देनी थी, जो वादे किए थे, आप वो पूरा ना कर सके। नवाज शरीफ ने कहा, पहले भी कहा था कि हमारा इमरान खान से मुकाबला नहीं, मजीद कहा कि मुझे कोई चुप नहीं करवा सकता। अब नवाज शरीफ जो कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे हैं, इस इजलास पर वीडियो लिंक के ज़रिए इसहाक डार भी ज्वाइन किए हुए हैं, अमीर मकाम भी हैं, मरियम नवाज शरीफ भी इजलास में शामिल हैं। साथ ही साथ नवाज शरीफ के खिताब से कुछ देर कबल एहसन इकबाल ने भी खिताब किया, जो यहाँ पे कारकुनान बैठे हुए हैं उनसे। नवाज शरीफ ने अपने खिताब के दौरान कहा कि ये जो गरीब आवाम के साथ हो रहा है ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है और नहीं होनी चाहिए। आज गरीब आवाम का बहुत ही बुरा हाल हो गया है और इतने हालात ख़राब हैं गरीब आवाम के पास कि उनके पास खाने पीने के लिए रोटी नहीं है, बिजली के बिल नहीं दे सकते। कुछ उन्होंने हवाले बताए जो उनको मुख्तलिफ लोगों से इत्तलात उन तक पहुँच रही हैं कि गुरबा का क्या हाल है। कहा कि बिजली के बिल नहीं दे सक रहे हैं, रोटी पानी के साथ खा रहे हैं। और अपने वर्कर्स से नवाज शरीफ ने कहा कि जाकर अपने हलकों में गरीब आवाम का हाल भी पूछें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने 2.5 सालों में क्या क्या वक्त नहीं देखा, अल्लाह का शुक्र है कि इस अरसे के बाद आपसे मुलाकात का मौका मिला है। ये जो वहाँ पे कारकुनान बैठे हैं उनसे कह रहे थे नवाज शरीफ। साथ ही उन्होंने कहा कि चारों तरफ मुल्क में नज़र डालते हैं तो तकलीफ़ महसूस होती है। कितने खुशहाल थे लोग 2018 तक, नवाज शरीफ ने कहा। साथ ही कहा कि शहबाज शरीफ नाकर्दा गुनाहों की सज़ा की वजह से जेल में है, ये लफाजी नहीं है, हमने हर सेक्टर में कारनामे किए हैं। 3-4 सालों में अल्लाह ने इतने मंसूबे हमसे मुकम्मल करवाए हैं। कुछ नहीं मिला तो आपने सिर्फ एक अकामे पे अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को निकाल दिया। कोई है बात समझ में आने वाली? कोई मुझे समझा दे, मैं समझना चाहता हूँ। कोई मुझे समझा दे ताकि मैं समझ जाऊं, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो फिर जनाब मैं माजरत करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो फिर हुजूर आपको समझने की जरूरत है और आपको भी इस्लाह करने की जरूरत है। और फिर रेफरेंस बना दिए, सजाएं दिलवा दी, और फिर क्या हुआ? यानी बलोचिस्तान के अंदर मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से, यहाँ हमारे चैनल साहब भी बैठे हुए हैं, कादर बलोच साहब भी बैठे हुए हैं, बलोचिस्तान से और भी लोग होंगे, उनके सामने, हमारी आंखों के सामने बलोचिस्तान की हुकूमत को गिरा दिया गया। और फिर वहाँ पर आसिम सलीम बाजवा साहब भी वहीं मौजूद थे, कोर कमांडर थे, और वहाँ पर हुकूमत को हमारी गिराकर तो बलोचिस्तान से नए मोहरे लाए गए। क्यों हुआ सारा? सिर्फ और सिर्फ सेनेट के इलेक्शंस को सैबोटाज करने के लिए। ये इलेक्शन को सैबोटाज किया भाई। ये इलेक्शन को सैबोटाज करना कोई छोटा जुर्म नहीं है, कोई मामूली जुर्म नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है। इलेक्शन को सबवर्ट करना, इलेक्शंस को मैनेज करना, धांधली करना, किसी को जितवाना, किसी को हरवाना, ये सब बहुत बड़े बड़े जुराइम है ये। और इनका हिसाब तो भाई आपको देना पड़ेगा और हमें लेना पड़ेगा। और वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार बंद किया और इन नए मोरों को जितवा के वोट को सरेआम बेइज्जत किया, सरेआम। और एक ऐसा गुमनाम आदमी सेनेट का चेयरमैन बना दिया जिसको कुछ जानता ही नहीं था। यानी किसी ने कभी को ना मिला, ना कभी किसी को किसी ने देखा। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े मुंतखब इदारे का आज वो चेयरमैन। ये डूब बनने का मुकाम नहीं है, ये इस हम सब के लिए ये डूब बनने का मुकाम है। ये हैं वो चीजें जिसमें मैंने आपसे अभी ये अहद लिया था कि क्या आप अपने ज़मीर की आवाज पर लब्बैक कहोगे? क्या ये सब कुछ हम यूं ही जाने दें? क्या ये सब कुछ हम यूं ही बर्दाश्त करते चले जाएं? हमको भेड़ बकरियां हैं, हमको गाय भैंसे हैं कि जैसे आप हमें चलाओगे हम वैसे चलते रहेंगे, जैसे हमें हाँकोगे हम हाँके जाते रहेंगे? ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता।
ये कभी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आप जानते हैं हमारी गवर्नमेंट अभी चल रही थी, अच्छी चल रही थी। इमरान खान और ये तारुल कादरी का गठजोड़ बना दिया गया। उनको कनाडा से और लंदन से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बिठा दिया गया। इमरान खान को बनाया गया और कहा कि आओ इस्लामाबाद में आओ, इकट्ठे हो गए नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ धरना जो है वो शुरू करो। उनको वहां धरने में ले आए। ये भी उस 2 साला प्रोग्राम का वो हिस्सा था। उसके बाद फिर जिसका खमियाजा आज कौम भुगत रही है भाई, इन चीजों का खमियाजा ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं, आप सब भुगत रहे हैं। नैब को कुछ लोगों के एहसास तो नजर आते हैं और उनके नजर आते हैं जो उनको तो बहुत नजर आते हैं, वो एहसास तो बहुत ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन कुछ लोगों के एहसास उनको नजर नहीं आते। और अभी जो हाल ही में जो मैं बार बार ये बात कहता हूं और कहता रहूंगा, इसमें कोई हार नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये मेरे मुल्क का मामला है। और जनरल आसिम बाजवा के और उनकी फैमिली के एहसासों पे उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। ये नैब का किरदार है भाई। आपने जनरल आसिम बाजवा को नोटिस भेजना तो भेजें, नहीं भेजना तो फिर कम से कम एक मेडल ही दे दे उसको, और कोई मेडल उनको प्रेजेंट कर दे, कोई हलाले इस्तिकलाल दे दें, कोई तमगाए जुर्रत दे दें, कोई दे दें, किसी किस्म का मेडल आप उनको दे दें। आपने अपना जो है वो ये पेशावर मेट्रो का हाल मैंने अभी आपको बताया। मालम जब्बा आपको नजर नहीं आता, पेशावर मेट्रो आपको नजर नहीं आता। इस पे स्टे लिए हुए हैं, पेशावर मेट्रो पे स्टे लिया हुआ है कि जी आप इसमें इंक्वायरी ना हो। मैं जान सकता हूं ये स्टे लेने का मकसद क्या था। एक ऐसा स्टे जो पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं। ये अवाम, ये पैसा भाई इमरान खान का, ये लाने वालों का जाती पैसा नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की कमाई है। ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खून पसीने की कमाई है। ये इसका पूरा हिसाब किताब होगा। और ये सब नैब की नजरों से क्यों ओझल? कहां है वो बिलियन दरख्तों का मंसूबा? उसमें जो पैसा है वो किधर है? किसने कहा है मालम जब्बा का पैसा इतना बड़ा स्कैंडल है? कौन इसका जवाब देगा? ये सब चीजें जो कौम इनका जवाब मांगती है और ये जवाब आपको देना होगा। मैं कल भी मैंने कहा है कि मैं अपना दूसरी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये कौन बताएगा हमें फॉरेन फंडिंग केस जो है, फॉरेन फंडिंग केस जो है वो इतने सालों से क्यों दबा हुआ है? क्यों नहीं वो सामने आता? और क्यों नहीं अपना जो है वो उसका कोई हिसाब किताब कौम के सामने आता? क्यों उसके खिलाफ भी स्टे ऑर्डर वगैरह लेते रहे और दे रहे हैं? और क्योंकि उसमें सब गड़बड़, करप्शन है, पैसा खाया है, पैसा बनाया है। और लेकिन मुझे समझ नहीं आती उसको कौन रोक रहा है कि वो फैसला जो उसका सुनाया जाए और फैसला कौम के सामने लाया जाए। मैं जानना चाहता हूं, अलीमा खान को तो आई और आपने कहां से जायदादें बनाई? अलीमा खान साहिबा को आपको बताना चाहिए नैब को कि जी हमने अलीमा साहिबा को अभी तक क्यों नहीं नोटिस भेजा, क्या वजह है? ये कौम जानना चाहती है, पूरी ऑपोजिशन जानना चाहती है। फिर आपने तो जिंदगी में इमरान खान साहब कभी को कारोबार नहीं किया, आपने तो कभी को कारोबार नहीं किया, कभी आपने कोई कमाई नहीं की।
ये बनी गाला की रियासत कहां से बनी, इसके लिए पैसा किधर से आया, ये आपको जवाब देने होंगे। अगर आपको वो साकिब निसार साहब छोड़ गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कौम भी छोड़ देगी आपको, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। और इसके लिए पैसे कहां से आए? जमान पार्क के घर को दोबारा तामीर किया, उसकी किधर से आए? टैक्स तो आप सुना है कि मुश्किल से $1-2 लाख रुपए देते हैं, तो करोड़ों रुपए किस तरह से आपने अपने जमान पार्क के घर पे लगा दिए? किस तरह से करोड़ों अरबों की जायदाद बनी गाला में आपने बना दी है कि जब आपने कि मेरी बीवी ने मुझे फलां पैसे भेजे, मैंने इधर से उधर भेजे, उसने उधर से इधर भेजे। ये क्या चक्कर दे रहे हैं आप? ये कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। आप इन सब चीजों के बाद ठहरे सादिक और अमीन, और हम जो 1937 से हमारे बड़े माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर खून पसीने की कमाई करते रहे हैं, अपने हाथों से काम करते रहे, हम जो है वो सबसे बड़े चोर ठहरे। ये नहीं चलेगा भाई, इसको कोई तस्लीम नहीं करेगा, कोई तस्लीम नहीं करेगा। मैं ये बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि मैं भाई बहुत इस मामले में मैं समझता हूं कि हक बात करनी चाहिए, और मैंने पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमत की है, और अगर अल्लाह दोबारा मौका देगा तो ये खिदमत का जज्बा मेरे सीने में मौजूद है। मैं खिदमत करता रहूँगा और आइंदा भी इंशाल्लाह करूँगा। हमारी पार्टी भी बिल्कुल इस जज्बे से सरशार है, खिदमत करेगी। मैं उस नौजवान लेफ्टिनेंट नासिर को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो शहीद हुआ है वज़ीरिस्तान में, जिसकी वालदा ने अपने हाथों से काम करके अपने बेटे को पाला था। मैं उस माँ को सलाम पेश करता हूँ, लेकिन मैं उस फौजी को सलाम पेश नहीं करता जो वज़ीर आज़म हाउस के दीवारों को फलांग कर, उसके गेट को फलांग कर अंदर दाखिल होकर अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर, मैं उसको सलाम नहीं करता, हरगिज़ नहीं करूँगा। और मैं उसको भी सलाम नहीं करता जो मुल्क की दौलत लूट कर अमेरिका में जाके जायदादें बनाए। मैं उसको भी सलाम नहीं करता जो अवाम का मैंडेट चोरी करे, कभी नहीं करूँगा। और मेरे दिल में उनके लिए कोई इज्जत नहीं है, मेरे दिल में इन लोगों के लिए इज्जत है जो हक हलाल की कमाई खाते हैं, जाके 24-24 घंटे ड्यूटी देते हैं बॉर्डर्स पे, पाकिस्तान की रखवाली करते हैं, आइन का एहतराम करते हैं, और उसके बाद अपने कानून का एहतराम करते हैं। मेरी जान भी उनके लिए हाजिर है, मेरी दिल के गहराइयों से उनके लिए सलूट है। अपनी ओथ का एहतराम करते हैं, ओथ जो हल्फ लेते हैं फौज में भर्ती होते वक्त, उसका एहतराम करते हैं। और वो ओथ पता क्या कहती है? वो ओथ कहती है, सुन ले जरा, ये 4 लाइनें हैं। जब मुसल्लह अफवाज में वो भर्ती होते हैं या कमीशन लेते हैं, वो कहते हैं, मैं सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर की हमायत करूंगा जो अवाम की ख्वाहिशात का मज़हर है, और ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में मशगूल नहीं करूंगा। क्या? मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में मशगूल नहीं करूंगा, और ये कि मैं मुक़्तदियात कानून के मुताबिक और उसके तहत पाकिस्तान की फौज बर्री, बहरी या फ़िज़ाई, मैं पाकिस्तान की खिदमत ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा।
जो इसकी पासदारी करता है मैं उसको सलूट करता हूं। जो आइन की पासदारी करता है मैं उसको सलूट करता हूं। जो कानून की पासदारी करता है मैं उसको सलूट करता हूं। लेकिन जो इसकी नहीं करता, जो आइन तोड़ता है, जो कानून तोड़ता है, वो आइन के साथ गद्दारी करता है, वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी करता है। कभी उसके साथ जो है वो हाथ नहीं मिलाऊं। बिल्कुल मुशर्रफ के साथ भी मेरा यही मेरा तनाज़ा था, तनाज़ा क्या, यही अपना मेरा इख्तलाफ था और आज भी मेरा यही इख्तलाफ है उन लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान के मैंडेट को चोरी किया है। ये नहीं तस्लीम करेंगे हम। भाई मैं अपनी बात बहुत लंबी कर चुका हूं। आपको कौम देख रही है, कौम मुझे भी देख रही है, हमारी बातें सुन रही है। मेरी बातें हरफ कौम ने सुनी है। 10 तारीख को पहली 30 तारीख को जो हमारी मीटिंग हुई थी, 20 तारीख को एपीसी की, उसकी भी कौम ने सारी गुफ्तगू सुनी, आज भी सुन रही है, आप भी सुन रहे हैं। देखना ये जो हल्फ आज मुझसे आपने मुझसे लिया, मैंने आपसे लिया है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और इसकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, वरना फिर कौम ना आपको ना मुझे माफ करेगी। अल्लाह ताला आपके हामी नासर हो। मैं अभी आपके साथ ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। इंशाल्लाह मैं आपकी कार्रवाई सुनूंगा और देखूंगा। पाकिस्तान, मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद।